Hello and welcome to Abir's special Samvad show today. We have a very senior painter Siddharth with us, and he has had a very interesting journey. He has been a Buddhist monk. He has been going to all over the world. He's also a poet and a singer, and he works with natural pigments. Welcome to Samvad show, Siddharthji. So we'll start, Siddharthji, with your journey. I have read something about it. It's just very interesting. So can you just take us to through your journey, please? Yes, I can say that I am a painter because I do not remember a day when I was not painting. I saw my mother painting on dolls and balls and paper mache balls she used to make for the common people, and they were buying from her, and I playing with her and playing with those dolls and balls, I started to paint on them. So that is my first learning in art. And where and when was that? It was, I was only 6 years old, and it was in my village, Raikot, Bassiya, and small little village. And my mother was a local painter, so I started working with her on the walls, even big walls. So that was my first learning to paint with vegetable dyes and natural earth pigments. तो फिर ऐसा कि मैं सुनता हुआ बड़ा हुआ गुरबानी को, मैं बड़ा हुआ हूँ गुरु नानक की बानी सुनते हुए अपने पिता के मुख से, अपनी माता के गीत सुनता हुआ, रंगों के गीत, फूलों के गीत, पौधों के गीत, एक घास की तिन के लिए कोई गीत गाता होगा, ऐसा सुना मैंने अपनी माँ से। कीकर के फूलों का गीत, पशुओं के लिए गाते हुए गीत, ऐसे मैंने सुना। गाय का गीत, बकरी का गीत, भेड़ों का गीत, आम साधारण लोगों का गीत, वहाँ के हमारे जो साधारण बार्ड थे उनको गाते सुना, उनको बांसुरी बजाते सुना बीहड़ के अंदर। और गुरुद्वारा में गुरबानी के रंग हर रोज़ नित दिन बदलते हुए उसको मैं सुनता था। ऐसे में बड़ा हुआ। और मेरा हिसाब की किताब जो होती थी वो बिना लाइनों के होती थी, तब कॉपियाँ जो होती थी घर का काम करने के लिए। और हमारे घर में जो काम होते थे कुछ एक, जैसे कुछ मेरे पिताजी लिखने के लिए हाउस होल्ड कॉपीज़ रखते थे, वो भी मैंने अपने चित्रों से भर दी। और उस दिन से मेरी हिसाब की कापियाँ तो ख़त्म हो गई, और जीवन में भी हिसाब की कापी खत्म, गणित और हिसाब खत्म, गणित सारा खत्म हो गया। फिर उसके बाद मुझे भी लोग समझने लगे कि मैं पेंटर हूँ, मैं चित्रकार हूँ। मैं जैसे बड़ा होता गया, हमारी ट्रेनिंग एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये भी है कि उस वक्त जो है हम लोग, क्योंकि ओरिजिनल आर्ट देख के बड़े नहीं हुए, ओरिजिनल आर्ट तो हम फोक आर्ट को देख के बड़े हुए। मैंने ज्वाइन किया, हमारा एक वहाँ का लोकल मिस्त्री था जो दीवारों पे पेंट करता था, फ्रेस्कोस पेंट करता था। मैंने उसके साथ अप्रेंटिसशिप ले लिया। उसमें हमारे घर की भी थोड़ी ज़रूरतें थी, तो मेरे स्कूल के खर्चे भी थे, हमारे घर के भी थे, और मैं चाहता था उसके साथ काम करना। तो मैं उसके साथ वहाँ का जो फ्रेस्को स्टाइल है पंजाब का, वो करना शुरू किया। उसका बहुत अच्छा तरीका था सिखाने का। उसका एक कमाल का नैरेटिव था, जो स्पॉन्टेनियस नैरेटिव होता था। वो मुझे कहता था, ओ कुकू, मेरा नाम कुकू था तब, ओ कुकू, ਇੱਥੇ बना दे बेल, ਇੱਥੇ लगा दे पत्ते, ਹੁਣ बेल चढ़ा दे उत्ते, ਉੱਥੇ बना दे कुत्ता, इधर खब्बे पासे बना दे कपत्ता, उधर ऊपर बना दे परियां, ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ लिख दे आपदा नाम, ते ਇੱਥੇ सन लिख दे, ते अपना टाइम एंड जो उस वक्त का समय है, जो सन था, वो लिख दो। तो फिर मैं ऐसे उसकी जो कथा वो करता था, उसके साथ साथ ड्राइंग करता रहता दीवार पे। तो तब से मुझे ऐसी आदत हो गई है कि मैं ऐसे अपने अंदर बोलता रहता हूँ।
अपना नैरेटिव बोलता रहता हूँ कि मैं यहाँ ये बनाऊँगा, यहाँ ये करूँगा, अच्छा अब मेरा पेड़ आ गया, अच्छा मेरा अब ये सूर्य आ गया, अच्छा मेरा अब ये घास बन गया, ये मेरा अब एक बीच में सांप आ गया, ये बीच में एक कछुआ आ गया, बीच में आदमी आ गया, इसमें एक औरत आ गई। तो मैं ऐसे अपने अंदर बोलता रहता हूँ कथा अपनी। तो मेरा एक खास तरह का नैरेटिव बन जाता है जो इलस्ट्रेटिव नैरेटिव और स्पॉन्टेनियस इलस्ट्रेटिव नैरेटिव बन जाता है। नॉट दैट आई एम पेंटिंग फ्रॉम द स्टोरी, no, it's my own story which I sing inside myself and then start painting, and you will see me painting like, because I know how to draw, because I'm expert in drawing, because that is one technical part, that you know how to draw. Then there is a song going inside like a rap, no? Then I'll start painting कि यहाँ है पहाड़, यहाँ है झरना, यहाँ है एक शेर खड़ा है, यहाँ पर देखिए ये भेड़ें खड़ी हैं, यहाँ पर एक आदमी जा रहा है, यहाँ पर एक बंदर बैठा है, यहाँ पर ये गड्ढा हो गया, यहाँ पर ये ऊंचा हो गया, यहाँ पर ये नीचा हो गया। जैसे मैं चलता हूँ सड़क के ऊपर ऐसे, फिर मैं चलता जाता हूँ अपनी पेंटिंग के अंदर। इसलिए मुझे बहुत बड़े साइजेस भी अच्छे लगते हैं, क्योंकि मुझे बहुत चलना होता है उसमें। मुझे उस पेंटिंग में देखना नहीं होता कुछ भी, मुझे उसके अंदर चलना होता है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं पेंटिंग को देखो मत, वॉक इन इट। पेंटिंग देखने की चीज नहीं है जब पेंट कर रहे हैं, बाद में देखना है उसको। वो वैसे ही जैसे आप मेरे चित्र को देखेंगे ऐसे ही मैं अपने चित्र को देखूंगा, फिर बाद में। परंतु पहले मैं उसके अंदर वॉक करूंगा, उसके अंदर मैं चलूंगा, उसके अंदर घुस जाऊंगा पूरा का पूरा। मैं उसका हिस्सा हूं, एक चलता हुआ आदमी, क्योंकि मुझे ड्रॉ करना था, जो रास्ते में आएगा मैं कर दूंगा। जैसे मैं एक औरत बना रहा हूँ या एक आदमी बना रहा हूँ, तो मैं कहूँगा अरे वाह कितने अच्छे कपड़े पहने हैं तुमने, देखो तुम्हारी गर्दन कितनी सुंदर, अरे तुम्हारी आंखें कितनी अच्छी, अरे देखो तुम्हारे बाल लाल हो गए हैं, ये पीले हो गए हैं, देखो तुम्हारे कपड़ों पे तो हरा रंग, ये लाल रंग, यहाँ पर अरे तोता बना हुआ है, यहाँ तो देखो पेड़ है ना। तो मैं ऐसे करता जाऊंगा, बोलता जाऊंगा और मैं बनाता चला जाऊंगा उसमें। फिर कुछ लिख दूंगा क्योंकि मैं वहां पढ़ना चाहूंगा कुछ। अच्छा क्या लिखें? फिर मैंने अपनी एक खास तरह की स्क्रिप्ट बनाई हुई जो मैं पढ़ सकता हूँ। ये 6 स्क्रिप्ट्स को मिला के एक स्क्रिप्ट बनाता हूँ जो मैं ही पढ़ सकता हूँ अभी तक। और फिर अगर मैं सिखा दूँ किसी को जिसको वो 6 की 6 स्क्रिप्ट आती हो, है ना, जिसमें अंग्रेज़ी है, हिंदी है, पंजाबी है, मतलब देवनागरी है, गुरमुखी है स्क्रिप्ट, पर्शियन है ना, स्वाली है, पाली है, ये सारी आप जानते हैं? ये सारी स्क्रिप्ट्स मैं करता हूँ। उन स्क्रिप्ट्स को मैं पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, है ना, लिख भी सकता हूँ, पढ़ भी सकता हूँ। तो ये जो स्टोरीज आप जब बोल रहे होते हैं पेंट करते वक्त, तो वेयर डू दे कम फ्रॉम? They come from experiences, you know, this is very experiential. Very experiential. Like I was roaming around Ganga for the last 10 years. तो गंगा के किनारे किनारे जब हम घूम रहे थे, तो वहाँ पर जब बहुत ऊपर ऊंचे में जहाँ से गंगा शुरू होती है, वो मानसरोवर से शुरू होती है, और वहाँ से एक झरना बह के गिरता है। झरना बह के गिरता है वासुकी ताल के अंदर, वासुकी धारा कहते हैं उसको, जिसका कोई और शोर दिखाई नहीं देता ऊपर से कहाँ से गिर रही है, बस ऊपर से एक पानी गिरने की धारा दिखाई देती है। उसके बाद वो बारिश की तरह 10 किलोमीटर तक भिगोती है लोगों को, उस जगह पे ट्रैक करने वालों को। हर वक्त बारिश है, वो 24 आवर फॉर द लास्ट मैनी ईयर, सेंचुरीज यू कैन से। वो एक बारिश है जो रेगुलर चल रही है, और वो बड़ा गहरा हरा एरिया है, वो अलग से ग्रीनिश और ग्रेश कलर का एरिया दिखाई देता है, बिल्कुल अलग। उसमें बर्फ़ नहीं पड़ती क्योंकि बर्फ़ साथ की साथ आती रहती है, और बाकी सारे पहाड़ आसपास बर्फ़ से लदे हैं बहुत, जिसमें त्रिशूल है, जिसमें अलकनंदा है, जिसमें दूसरे केदारनाथ का पर्वत है उधर पीछे, एक तरफ से बद्रीनाथ है वासुकी ताल पे। जब आप वहाँ पहुँचते हैं लगता है अरे आसमान नीचे उतर आया है, एक आसमान ऊपर है तो एक आसमान नीचे है, जिसमें ऊपर भी बादल तैर रहे हैं और नीचे भी बादल तैर रहे हैं। आपको लगता है अरे आप उड़ रहे हो, कहाँ हो आप ये 2 आसमानों के बीच में कहीं पर चल रहे हो।
चलते आते हो, आते 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 फिर आप देखते हो कि बहुत सारा फ्लोरा फौना शुरू हो जाता है, जिसमें नंदन वन का और तपोवन का। वहाँ पर छोटी छोटी नदियाँ बहती हैं रंग बिरंगी, जिसमें कोई लाल रंग की, कोई हरे रंग की, कोई सफ़ेद रंग की, कोई मटियाले रंग की, कोई पीले रंग की। ये एक अजीब हरे रंग की नदी देख रहे हो आप, झरना बहता हुआ, लाल रंग का झरना बहता हुआ, हाथ डालो तो रंग लाल हो जाए हाथ। फिर आगे जाके देखते हैं तो लाल बाबा का मंदिर आ जाता है वहाँ पर। वहाँ सब कुछ लाल है, फ्लावर भी लाल हैं, लोग भी लाल कपड़े पहन के घूम रहे हैं, उनके चेहरे भी लाल हैं, उनके बाल भी लाल हो रहे हैं, क्योंकि वो उसी पानी में नहाते हैं, उसी पानी को पीते हैं। और वो इतना सुंदर पानी है, इतना खूबसूरत जगह है, इतना टेस्टी वाटर है, थोड़ा सा हल्का सा नमकीन, थोड़ा सा मीठा, और क्या तसल्ली देता है आपको, ऐसी तसल्ली कि आप एक घूंट पिए तो लगता है कि आपने जन्नत पी लिया, शायद जिस सारा पहाड़ आपके अंदर आ गया, आपके अंदर वो एनर्जी आ जाती है। फिर चलते हो आप, और रात के वक्त में -30 डिग्री हो जाता है। जैसे ही -30 डिग्री होता है तो बंदर उतरते हैं ऊपर से, बड़े बड़े बंदर गड्ढों पे की बर्फ तोड़ते हैं और उसके अंदर डूब के बैठ जाते हैं, ऐसे अपने नाक को ढक के। ऐसे लगता है हनुमान जी के साक्षात दर्शन हुए। एक बार ऐसा हुआ मेरे साथ, क्योंकि हम बैठ के सोते थे टेंट के अंदर, क्योंकि उतनी ऊंचाई पे हम लेट के सोना अलाउ नहीं होता। हमारे जो एक्सपर्ट हमारे लामा जी हैं जो, तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, सोना नहीं, सो जाओगे तो सुबह नहीं उठ पाओगे, शायद कभी नहीं उठ पाओगे, और अगर उठ गए तो शायद उतने एनर्जेटिक नहीं हो गए। फिर जर्नी पे लौटते हैं जो जहाँ से हम शुरू करते हैं, हाँ गाँव जी, से, फिर उसके बाद जी। फ्रेस्को बना रहे थे आप मिस्त्री के साथ, उसके बाद तो फ्रेस्को बना रहे थे, उसके साथ मैं जब फ्रेस्को कर रहा था, तो इफ़ आई टॉक अबाउट माई विलेज, तो वहाँ मुझे बहुत आनंद आता था। स्कूल तो कौन जाता था, मैं सारा ही 9.5 पढ़ा हूँ, तो पूरा मैंने नहीं किया था वहाँ पर अपना एजुकेशन। वहाँ से मुझे किसी ने बोला कि मैं बहुत अच्छा पेंट करने लगा था, बिल्कुल रियलिस्टिक जैसा दिखता था, वो वैसा वाला नैरेटिव पेंट करने लगा था मैं, जैसा दिखता था, जैसे बैलों की जोड़ी खड़ी है, जैसे आदमी खड़े हैं, जैसे गुरु नानक की तस्वीर की कॉपी करने लगे थे शोभा सिंह जी की, पोर्ट्रेट्स बनाने लगा था, उससे मुझे पैसा भी आने लगा था। I was in 8th class and I was earning a lot of money for my house. तो मेरी माता पहली बार ज़िंदगी में खुश हुई थी, उसके पास एक नए कपड़े आए थे 47 के बाद, उसके पास एक नई जूतियाँ उसने ली थी, हमारे घर में खाना चल रहा था बहुत सही तरीके से। नहीं तो हम लोग गुरुद्वारा में जो मिलता था वही पहनते थे, वही खाते थे, क्योंकि मेरा जन्म गुरुद्वारा में हुआ। मेरे पिता गुरुद्वारा के पाठी थे, अ प्रीस्ट इन द गुरुद्वारा। सो मैं फिर ये बड़ा फेमस पेंटर हो गया था उस वक्त का, अपने गांव वाली साइड का, उस एरिया का पूरा पूरा। बट एक दिन मुझे किसी ने कहा कि तुम शोभा सिंह की तरह पेंट नहीं कर सकते अभी। तो मैंने कहा अच्छा, तो उन्हीं से सीखाते हैं। तो मैं शोभा सिंह जी के पास चला गया जो कांगड़ा वैली में थे। उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया, मेरे एक चित्र लेके गया था मैं, तो उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। उनके साथ मैं ज़्यादा समय नहीं रुक पाया, उसके कुछ कारण थे जो मैं अभी आपके साथ नहीं बोलूँगा, क्योंकि काफ़ी नेगेटिव कारण थे, शोभा सिंह जी की तरफ से नहीं, बट कुछ और वजहें थी जिनकी वजह से मेरा मन करता था मैं वापस गांव चला जाऊं। परंतु एक दिन एक लामा जी आए वहाँ पर, जो मकलौडगंज की मोनेस्ट्री से, तो उनका भी एक नीचे और मोनेस्ट्री थी छोटी सी, तो उसमें यात्रा के लिए गए हुए थे। तो वहाँ बीच में शोभा सिंह जी के साथ वो दोस्त थे, क्योंकि वो खुद थांका पेंटर थे जो लामा जी थे। वो वहाँ पर आए और शोभा सिंह जी का काम देखा, बड़े खुश हुए और बोले कि हमने 1500 साल पुराने कुछ चित्र हैं नोरबू के, उनको हम हर मई में खोलते हैं, तो अगर आप देखना चाहो तो आ जाओ, हम आपको इनवाइट करते हैं कि पुराने चित्र अगर आप हमारे थांका पेंटिंग्स देखना चाहें तो प्लीज़ वेलकम, कम।
शोभा सिंह जी ने मुझे भी अपने उनके गाड़ी में बिठा लिया साथ में। मैं उनके लिए चाय बना के थर्मस में रख के तो मैं पीछे की सीट पे बैठ गया, वो तो आगे की बैठते थे क्योंकि बुजुर्ग थे, तो वो थोड़ा सा पहाड़ी पे बहुत एक छोटी सी रोड थी और एम्बेसडर कार थी, तो उसमें वो मैं पीछे बैठा, वो आगे आगे। हम लोग मकलौडगंज पहुँचे, तो वहाँ जाते ही मकलौडगंज की मोनेस्ट्री में, नमग्याल मोनेस्ट्री जो है, वहाँ मैंने बुद्ध को देखा पहली बार बुद्ध को देखा नानक के बाद। नानक को तो हम हर रोज देखते थे, गुरु गोबिंद को हम हर रोज देखते थे, बाकी गुरुओं की बातें तो हमारे गुरुद्वारा में कथाएं भी होती थी, सब होते थे। तो बुद्ध को देखा पहली बार, सुनहरी चमकते हुए मुख को, सूर्य जैसे मुख को चमकते हुए देखा। कितना खूबसूरत था, मेरी आंखों में आंसू थे। वाह, इतना सुंदर चेहरा, क्या बात है। और इतना बड़ा मूर्ति बुद्ध की, उसको मैंने देखा। यही मेरा स्थान है, मुझे ऐसा लगा। ऐसे लगा जैसे बुद्ध मुझसे पूछ रहा है, क्या तुम मुझे जानते हो? और जैसे मैं कह रहा था, नहीं, मैं नहीं जानता, पर एक ही बात जानता हूं कि नहीं जानता। बुद्ध जैसे स्माइल कर रहा था मेरे ऊपर, जैसे आधी आंखें खोल के, और मैं उसकी तरफ देख के आंसुओं से भीगा हुआ ऑलमोस्ट हाथ जोड़े बैठा था। मेरा मन किया यही मेरा स्थान है, मैं इससे आगे और नहीं जाऊंगा अब, बस अब ये मैं यहाँ रुकना है मुझे। फिर मैं शोभा सिंह जी के साथ वापस नहीं आया, मैं खो गया। किसी एक झरने के पास जा बैठा, झरने को सुनता रहा, और मन में मेरे बुद्ध की सूरत दिख रही थी, आंखें बंद करके भी। वो लोग ढूंढते रहे मुझे, फिर ढूंढते रहे सारा दिन, पर नहीं मिला, मैं चले गए। फिर मैं शाम के ढलते के वक्त में डॉर्जी के पास गया, गुरु के पास। बोला, अरे तुमको तो शोभा सिंह जी ढूंढ रहे थे, तू तो शोभा सिंह जी का सिक्का है, तुम कहाँ थे? मैंने कहा, जी मुझे आपके पास रहना है, मुझे यही कला सीखनी है आपकी। मैंने नॉर्बू के चित्र देखे थे, मुझे एक सिमिलैरिटी लगी मेरे उस फ्रेस्को वाले पेंटर के साथ, मुझे एक सिमिलैरिटी लगी मेरी मदर के चित्रों के साथ। उनमें वो उस तरीके से जिसको बिल्कुल हूबहू कैमरा सिनेमैटिक फोटोग्राफिक चित्र नहीं थे, वो कुछ एक भाव दशा सी अलग तरह की, उसके अंदर एक कथा की बुनतर थी। मुझे लगा दिस इज इट, दिस इज व्हाट आई वांट टू लर्न। गुरुजी मैं ये सीखना चाहता हूँ। हंसे, बहुत हंसे। फिर एक आगे बड़ी कहानी है, कैसे मुझे एक्सेप्ट हुआ, कैसे हुआ, वो तो एक अपने आप में कहानी है। पर आप कुछ साल फिर मैं 6 साल लगभग गुरुजी के साथ एज ए मॉन्क, बिल्कुल वही ड्रेस पहन के, और फिर मैं डॉर्जी हो गया। और डॉर्जी होने से पहले, डॉर्जी का मतलब है कलाकार, डॉर्जी एक उपाधि है। पहले मॉन्क लामा होता है, फिर डॉर्जी होता है, फिर रिम्पोचे होता है, उसके बाद पादमा संभव होते हैं। तो ये एक दर्जे हैं हमारी इवॉल्वमेंट के, हमारी विजडम के। तो मैं डॉर्जी हो गया। मैंने बहुत गहरी मेडिटेशन सीखी वहाँ पर, नाद की मेडिटेशन सीखी, व्रत की मेडिटेशंस करी, प्रतीक्षा की मेडिटेशंस करी, नाद सीखा, अवलोकन सीखा, हठ योग सीखा, और शून्य की तरफ जाने का एक रास्ता मिला। क्यों हम लोग शून्य की तरफ जाते हैं हिंदुस्तानी, हमारे यही वाले एरिया के लोग, क्यों हमने शून्य को ही महत्व है हमारा? क्योंकि हमने त्याग सीखा है, पहले घर का त्याग, फिर वस्त्र का त्याग, फिर हमारा खान पान का त्याग, और उसके बाद हम फिर इस सारे संसार का, शरीर का त्याग भी करते हैं।
इसलिए हम शून्य की तरफ जाते हैं। तो ये यात्रा जो थी मेरे गुरु के साथ, मेरे गुरु की बहुत मेहरबानी मेरे साथ हुई। उन्होंने नाद योग द्वारा, अवलोकी योग द्वारा और हठ योग द्वारा और कर्म योग के द्वारा उन्होंने ऐसे कर दिया कि जैसे मुझे दिखने लगा है कुछ थोड़ा सा, जैसे इस शरीर के ऊपर एक सिर आ गया है, जैसे इस धड़ के ऊपर एक सिर भी होता है जो देखता है चीज़ों को, जो सुनता है खूबसूरत चीज़ों को, जो सुनता है उस ईश्वरीय वाणी को, जो देखता है उस ईश्वर की कृत को खूबसूरती से, बिना कोई जजमेंट किए हुए, विदाउट बीइंग जजमेंटल। तो ये वाली कथा मेरे साथ हो गई, बस फिर यही मेरी यात्रा है। उसके बाद मैंने वो भी छोड़ दिया। मेरे गुरुजी ने कहा कि नहीं, तुमको ये संसार भी देखना है, सिर्फ लामा होके नहीं रहना है। फिर मैं स्वीडन चला गया, उन्होंने ही अरेंज किया सारा कुछ, कैसे अरेंज किया। फिर मैं वहाँ से घूमता फिरता सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ में, ग्लास ब्लोइंग, पेंटिंग, वहाँ का टेक्निक्स, ये सारा कुछ करता हुआ अगेन आई केम बैक। मेरी माता की मुझे बहुत याद आती थी, मैं बच्चा था तब, छोटा सा। आ गया वापस, माता नहीं थी, पिता भी नहीं था घर में। अब मेरा एक बड़ा भाई था, उसको एक्सेप्ट नहीं था वो लामा, वो मॉन्क, उसको वो भिक्षु समझ में नहीं आ रहा था। वो सिख थे, एक अलग तरह के सिख थे, गुरुद्वारा में रहने वाले, उनका भी कोई कसूर नहीं था उनमें। तो मैं फिर से वापस चला गया, परंतु धर्मशाला में नहीं गया, मैं चंडीगढ़ चला गया। वहाँ पर एक रंधावा जी नाम के बहुत सुंदर इंसान थे, MS रंधावा जी। उन्होंने मुझे जब देखा म्यूजियम में घूमते हुए, ही सेड, अरे तू तो वही है ना जो शोभा सिंह जी के साथ रहता था। मैंने हाँ। अच्छा, तो उसके बाद तू थांका पेंटिंग करता था? मैंने हाँ जी वही हूँ। मैंने तुम्हारी 2 पेंटिंग थांका पेंटिंग खरीदी हुई हैं। मैंने तुम्हारा नाम हरजिंदर सिंह है? मैंने कहा हाँ जी। अब तो मेरा नाम सिद्धार्थ है। बड़े खुश हुए, बोले तू ये वाली आर्ट भी सीख ले, ये जो मॉडर्न आर्ट है, तू ये भी सीख ला। मैं क्या जी, मैं कैसे सीख सकता हूँ, कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो आर्ट कॉलेज है ना, देखो पीछे, उसमें जाके ज्वाइन कर ले। तो साथ में प्रिंसिपल भी थे उनके, तो प्रिंसिपल को बोले, ही वॉज ए कमिश्नर ऑफ चंडीगढ़ जी, एट दैट टाइम। ही सेड, ओ सुन प्रिंसिपल साहब, ए मुंडे ਨੂੰ दाखिल करो। वो कहते जी ठीक है, तो सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं सब कुछ? मैं कहा जी मेरे पास कुछ नहीं है, नो सर्टिफिकेट। मैं पूरी 10वीं नहीं करी हुई, 8वीं का सर्टिफिकेट भी नहीं मेरे पास है इस वक्त। तो बोले फिर कैसे होगा एडमिशन? तो रंधावा जी बोले, और कोई गल नहीं, पढ़ लेगा है, बाद च कर लेगा 10वीं 11वीं, नहीं करेगा तो सर्टिफिकेट मत देना। उस वक्त वो था, डिप्लोमा होता था, कॉलेज के अंदर ही होता था सब कुछ, यूनिवर्सिटी का कुछ लेना देना नहीं था उसके साथ। तो डिप्लोमा होता था, और डिप्लोमा तुसी ना देना, बाद अगर कर लेगा तो ठीक है, रखो बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। ਤੁਹਾਨੂੰ आर्टिस्ट चाहिए है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ डिप्लोमा चाहिए ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ डिग्री चाहिए है? वो कहते जी जैसे आप हो जी, अब रूल आप बना रहे हो तो फिर सबके लिए हो जाएगा। तो इस चक्कर में सबके लिए ओपन हो गया था उस साल कि एनीबॉडी कैन कम इवन विद लेसर एजुकेशन, तो बाद में पूरी कर लें। तो मुझे एडमिशन हो गया वहाँ पर, और रंधावा जी ने मेरा सारा पैसा भी भर दिया, सब कुछ। और उसके बाद फिर मैं वहाँ पर चंडीगढ़ में, एक खोया हुआ सा था आदमी में वहाँ पर। मुझे ये नहीं समझ आती थी कि ये कह क्या रहे हैं ये लोग। तो मॉडर्न आर्ट होती है, पिकासो है, कि यार पिकासो को मैं देखता था, ठीक है, अच्छा है, इट्स गुड, एक्सप्रेशन ठीक है, उसकी मुझे डिस्टॉर्शंस अंडरस्टैंड नहीं हो पा रही थी उस वक्त, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग अलग तरह की थी। मेरी एक मेडिटेटर की ट्रेनिंग थी, मेरी एक बहुत ही साधारण आदमी की ट्रेनिंग थी, एक कथाकार की ट्रेनिंग थी ना? मुझे नहीं समझ आ रहा था ये क्या कर रहे हैं।
फिर क्यूबिज्म की बात करने लग पड़ते थे। फिर मैंने जाके फिर जब मैं थोड़ा सा 2 साल निकल गए मेरे, तो तीसरे साल में मैंने अफ्रीकन आर्ट को देखा। अरे यार ये है, इन कंटूर्स को, इस ज्योमेट्री को ये क्यूबिज्म कह रहे हैं। अब मेरे समझ में आ रही है बात। ये उस ज्योमेट्री को, उस टेक्निक को यूज करते हुए अपनी कथा कर रहे हैं। तो ये तो सिंपल है, कहो तो कौन से वर्ड की कर दें। फिर मैंने क्या किया, उसको बेस करके जो अफ्रीकन आर्ट को, जो फोक आर्ट थी, उसको बेस करके अपने चित्र क्रिएट किए चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्ट में। टिबेटन स्टाइल को रख के अपने किस्म के कॉन्टेम्परेरी चित्र का क्रिएट किए। जो बस स्टैंड पे खड़े हुए लोग, बसें आ रही हैं, कारें आ रही हैं, उनको टोटल जो नए इमेजेस के साथ टिबेटन स्टाइल में। मेरे गांव की कथाएं करी टिबेटन स्टाइल में, अपने गांव की कथाएं करी, कैरेक्टर्स बनाए अफ्रीकन फोक आर्ट के हिसाब से, है ना। फिर मैंने बसोली के हिसाब से, फिर कांगड़ा चित्रकारी के हिसाब से, फिर इवन यहाँ तक कि मुझे एकदम से मैंने डाली देखा। अरे यार ये क्या बंदा है, ये कुछ भी कहीं से कुछ भी पकड़ के रख देता है और किसी चीज़ की भी चीर फाड़ कर लेता है कि हाँ यार ये हो सकता है। मैंने सेल्फ पोर्ट्रेट्स किए फिर उस हिसाब से, और उसमें बड़े अलग अलग तरीके से मैंने अपने गांव के कुछ कैरेक्टर्स करे डाली के हिसाब से। अपनी भैंसें, अपनी गायें, अपने लोग, अपने पहाड़, अपने खेत। फिर पॉल किली की तरह भी किए मैंने अपने खेत। यार मेरे खेत तो पॉल किली जैसे हैं। ओके, ऑल राइट। तब एक समय था जब बहुत सारे कलाकार जैसे मेरे साथ भूत प्रेत की तरह बैठे हुए थे, ऐसे जगह, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ। यू कैन इमेजिन इट। और वो भी मैंने पेंट किया कि डाली मेरे ऊपर बैठा हुआ है, पिकासो मेरे ऊपर बैठा हुआ है, कोई छाती पे चढ़ के बैठा हुआ है, कोई पैरों पे बैठा हुआ है, कोई सिर पे बैठा हुआ है, कोई आंखों के पास बैठा हुआ है। देखा यार इनको सबको हटाओ यार, बीच में अकेला सिद्धार्थ निकालो। धीरे 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 फिर एक एक साथी छूट गया मेरा। मैं अकेला हो गया बहुत, इतना अकेला कि अब समझ नहीं आ रही थी मैं क्या, कौन हूँ, कैसा हूँ, अब मेरा चित्र कैसा है, मैं कौन हूँ। ये तो सब गए, अकेला रह गया कुक्कू सिद्धार्थ। मैं कौन हूं। फिर मुझे सोचा मैं अपनी माँ जैसा हूं, नहीं, अपने पिता जैसा हूं, नहीं हूं। मैं पिकासो तो नहीं हूं 100%, पॉल किली भी नहीं हूं, डाली भी नहीं हूं, सूजा भी नहीं हूं, हुसैन भी नहीं हूं। इनको जब देखा आके हिंदुस्तान के, क्योंकि मैं 5 ईयर डिप्लोमा करते 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 ये सारे भूत प्रेत अपने ऊपर बैठा लिए थे, और ये ऐसे मुझे चलाते थे पकड़ के ना, जैसे कोई गाड़ी चला रहा होता है। ये सभी हमारे आर्टिस्टों के साथ ऐसा होता है, और कईयों के साथ सारा जीवन होता रहता है, उससे मुक्त नहीं हो पाते वो। कोई ना कोई जाना आके आपके कंधों पे बैठ जाता है, आपको चलाता है। अब मैं ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होने की ज़रूरत मुझे, परंतु यू कैन वेल अंडरस्टैंड वाइल सीइंग आर्ट। आप देखिए किसके ऊपर कौन भूत बैठा हुआ है ना जी। हम देख सकते हैं। और फिर मुझे जब हम एग्जीबिशंस देखने जाते हैं, बड़े बड़े शोज देखने जाते हैं वर्ल्ड वाइड, आज संसार में शायद कोई कुछ ही देश बचे होंगे जिसमें सिद्धार्थ नहीं गया, गिन के उंगलियों पे। सब जगह मैं देखता हूँ कोई ना कोई बैठा हुआ है पुरखा। तो मैं एक इस तरह के चित्र भी करता हूँ जो मेरे खास तरह की स्टोरी टेलिंग होती है। दूसरे मेरे हैं स्पॉन्टेनियस नैरेटिव। कोई एक आकार आ गया, जैसे सवेरे सवेरे कोई एक आकार, मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर को कुछ भी दिखा दे, और रंगों को फैलाया, जो कुछ दिखा उसमें उसको पेंट करना, और वो मेरा अच्छा खासा बिकता है, वो अच्छा बिकता है, तो मेरा घर का गुजारा बड़ा अच्छा चलता है उससे। तो वो बिकता बहुत प्रॉपर है, तो मेरी एक सर्वाइवल ये हो गई। ठीक है जी। मेरी जो कथा वाले चित्र है वो भी सेल हो जाते हैं,
परंतु जो मेरे साइंटिफिक लेवल पे जो मैं जब क्रिएट करता हूँ अपनी किस्म की फॉर्म को अपने ढंग से, जब मैं साइंटिफिकली उसको तोड़ने की या उसको समझने की कोशिश करता हूँ, वो वाले मेरे चित्र मेरे स्टोर में हैं सारे के सारे अभी तक। तो अभी जैसे पिछले दिनों में मैं गंगा किनारे घूम रहा था, आई वाज रोमिंग अराउंड गंगा। 3 बार मैंने गंगा का भ्रमण किया, लगभग 2600 किलोमीटर, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टिल द मर्जर। बीच में कितनी कथाएं, कितने लोग, कितने मंदिर, कितने पानी निकल गए, कितने मौसम, कैसी कैसी कविताएं, कैसे कैसे गीत, कैसा कैसा साउंड्स, कभी घंटियों की साउंड तो कभी बैलों की साउंड तो कभी किसी पानी की साउंड तो कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी बनारस के मंदिर आ जाते हैं तो कभी बक्सर की ताड़िका आ जाती है, वहाँ खड़ी हो जाती है आके, कथाएं शुरू हो गई। देन आई रोट, मैंने कहा ये चित्र से तो नहीं होने वाला है, इसकी ड्राइंगें हो सकती हैं, इसका एक इलस्ट्रेटिव नैरेटिव हो सकता है। इसकी ड्राइंगें शुरू हुई, उसका ट्रैवलॉग लिखना शुरू किया, 400 पेज का ट्रैवलॉग और ऑलमोस्ट 500-600 ड्राइंग्स बड़े साइज की उस यात्रा के दौरान हुई। और फिर सिनेमा हो सकता है, फिल्म हो सकती है, वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है, फोटोग्राफ्स हो सकते हैं। मैंने कहा चलो ये भी करो साथ साथ। फिर ये किया, फिर उसके बाद घर में आके पेंटिंग्स बनानी शुरू करी। अब मैं था और मेरा खाली कैनवस, अब मेरा तारा मिस्त्री और मैं, यहाँ है मेरा पर्वत, यहाँ से गिरा पानी, यहाँ से हुआ ये, और मैं चलता जाता हूँ चित्र के अंदर, और बड़ा इतना साइंटिफिकली मैं उसके अंदर चलता जाता हूँ। मैं चित्र को देखता नहीं हूँ, मैं कहता हूँ चित्र को देखो मत जब करना है तो। ये मेरा एक साइंटिफिक नैरेटिव है। किताब को पढ़ते वक्त एक एक अक्षर को देखो, उसके अंदर जो देखना है। किताब को देखना है पढ़ते वक्त, कविता को देखना है पढ़ते वक्त। इसलिए जब मैं कविता पढ़ता हूँ तो मैं कविता पढ़ता नहीं हूँ, कविता देखता हूँ। जब मैं अपना नैरेटिव जो लिखा है, मैंने जो ट्रैवलॉग लिखा है, उसको मैं देखता हूँ, मैं पढ़ता नहीं हूँ। जब मैं ड्राइंग करता हूँ, जब मैं पेंट करता हूँ, तो मैं उसको देखता नहीं, उसके अंदर चलता हूँ, पैदल चलता हूँ उसके अंदर। इसलिए मुझे आकार साइजेस भी बड़े चाहिए। मुझे कम से कम 24 फुट कैनवस चाहिए, उससे भी ज़्यादा बड़ा, कम से कम 24 तो चाहिए, 18 फुट 24 फुट तो चाहिए। मुझे ऐसे उसके अंदर चलना है। आप जो बात कर रहे थे 4 तरह के आर्ट की उस समय, तो क्या अभी रिसेंटली मेरे समझ में आया कि हम सिर्फ 4 तरह की आर्ट बनाते हैं। फर्स्ट इज, मैं पहले इलस्ट्रेटिव नैरेटिव पे बात करूँगा। इलस्ट्रेटिव नैरेटिव ये होता है कि हमने जो पुरातन कहानियाँ पढ़ी हैं, सारे संसार के अंदर कोई जीसस की कथाएं पेंट कर रहा है, तो कोई बुद्ध की कर रहा है, तो कोई नानक की कथाएं कर रहा है। जो हमारे बड़े हीरोज़ हुए हैं उनकी कथाएं हम लोग चित्र कर रहे हैं। ये हमारी कांगड़ा पेंटिंग में भी देख लीजिए, हमारे अजंता अलोरा में भी देख लीजिए, हमारे जितना भी वेस्ट का आर्ट हुआ उसमें देख लीजिए, सब जगह ऐसा हुआ कि इलस्ट्रेटिव नैरेटिव हो गया। इवन यहाँ तक कि बहुत से चित्रकार आज भी राइटरों के ऊपर बेस्ड हैं। जो राइटरों की चीज़ें पढ़ते हैं, उनकी राइटिंग्स पढ़ते हैं, कविताएं पढ़ते हैं, और उसमें से इमेज लेके अपना कुछ करने की कोशिश करते हैं। दैट इज इलस्ट्रेटिव नैरेटिव। आई कॉल इट, मतलब लूजली, सिंपली टॉकिंग, अदरवाइज आई कैन गो इन डिटेल्स। देयर आर लॉट ऑफ डिटेल्स। बिल्कुल। बाद में कुछ एक चित्रकार ऐसे हुए, उन्होंने कहा कि नहीं, हमने तो भाई ये जो आम जनजीवन है उसको पेंट करेंगे। तो वो भी तो इलस्ट्रेटिव नैरेटिव ही है इन ए वे देखा जाए। परंतु उसके साथ एक विरोध क्रिएट हुआ बहुत लंबा चौड़ा कि अच्छा भैया, फिर तुम किसान पेंट कर रहे हो, या मजदूर पेंट कर रहे हो, या एक साधारण आदमी की चित्र पेंट कर रहे हो, राजा रानी की पेंट नहीं कर रहे हो।
जहाँ, क्योंकि राजा रानियों के पेंट करना भी एक इलस्ट्रेटिव नैरेटिव है। बिल्कुल। उनके पोर्ट्रेट करना, ये करना, उनकी जीवन की उस तरीके से आप इलस्ट्रेट कर रहे हो। अब टेक्निक कोई भी हो सकती है, उसमें ये नहीं कि आपने एक बिल्कुल फोटो इमेज की तरह आपने पेंट कर दिया तो जी आप रियलिस्टिक पेंटर हो गए, तो जी आपने थोड़ा सा मिनिएचर पेंटर्स की तरह कर दिया तो आप मिनिएचर पेंटर हो गए, आपने पिकासो की तरह थोड़ा डिस्टॉर्शन करके बना दिया। तो फॉर्म्स अलग अलग हो सकते हैं, पर वो ख्याल जो है वो ख्याल तो वही है देखा जाए तो। जी। पीछे से निकलता क्या है, खोदा पहाड़ निकला चूहा बीच में से, जिसको हम कहते हैं कॉन्टेम्परेरी। व्हाट कॉन्टेम्परेरी? यू आर डूइंग इलस्ट्रेटिव नैरेटिव। Most of our so-called contemporaries, they are the continuity of illustrative narrative. जी। वो कहेंगे मैं तो जी बहुत वो कर रहा हूँ, कहते हैं आई एम नॉट बीइंग, मैं क्रिटिकल नहीं हो रहा हूँ, परंतु मैं अपनी जो मेरी टर्मिनोलॉजी है उसको सिद्ध करने के लिए कह रहा हूँ आपको, है ना। मैं उन लोगों को, मुझे कुछ लेना देना नहीं है कौन क्या कर रहा है। मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि भूत प्रेतों को भगाना और अपने ऊपर से सारे इतिहास को हटाना, फिर ओरिजिनल होना एक बात अलग है। उसके लिए बहुत जोर लगता है भाई, इतनी सीधी बात नहीं है वो, है ना। उसके लिए तुम्हारा जीवन लगता है, तुम फेलियर भी हो सकते हो, जुआ है वो लंबा चौड़ा, है ना। और बाकी फिर अच्छा हाँ, तो ये जो कॉन्सेप्चुअल आर्ट कहेंगे, कॉन्सेप्चुअल आर्ट, व्हाट डज मीन बाय कॉन्सेप्ट? दैट इज इलस्ट्रेटिव नैरेटिव। कि तुमने पहले इलस्ट्रेशन अपनी बना ली, अपनी एक लिखत बना ली है, अपने अंदर सोच लिया है मैंने ये करना है, उसके बाद तुम उसको पेंट कर रहे हो। जहाँ तुम कोई भी सामान इकट्ठा करके रख देते हो इधर उधर का, उससे तुम एक पिक्टोरियल स्पेस क्रिएट करते हो। इसका मतलब तुम हो तो इलस्ट्रेटिव नैरेटिव ना, नथिंग एल्स। बिल्कुल। ओके, नाउ तो व्हाट डज मीन बाय देन कॉन्टेम्परेरी एंड फोक एंड ट्रेडिशनल आर्ट एंड व्हाट? देन वेयर इज द डिफरेंस? जब थॉट तो एक ही है, चूहा तो एक ही निकला है ना सब जगह से, पहाड़ खोदने के बाद, है ना, निकला तो चूहा ही है ना अल्टीमेटली। बिल्कुल। तो ये बात होती है। उसके बाद है स्पॉन्टेनियस नैरेटिव। स्पॉन्टेनियस नैरेटिव इज वेरी लाइक ए चाइल्ड। उसमें कोई एक फॉर्म आती है, वो फॉर्म जैसे कुछ शब्द होते हैं, जैसे कवि शब्द करता है, जैसे कवि कविता लिखता है। जो सुंदर कवि कौन है? वो जो एक कविता लिखता है, एक शब्द आता है और शब्द के साथ दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, पांचवा आ गया। शब्द शब्दों को बुलाते हैं, आकार आकारों को बुलाते हैं। जब आकारों को बुलाते हैं वो अपने आप, और वो आप क्रिएट करते चले जाते हो। टेक्निक कोई भी हो सकती है आपकी, आप उसमें डिस्टॉर्शन करते हो, या फोटो रियलिज्म में करते हो, जैसे भी करते हो, वट एवर, है ना। वो जो है एक स्पॉन्टेनियस नैरेटिव जब बनता है तो एक गीत बनता है बहुत खूबसूरत, जिसके पीछे कुछ भी प्री कंसेप्शनल आइडियाज नहीं होते हैं। आई कॉल इट वेरी ब्यूटीफुल, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा, वो लोगों को बहुत टच करता है, वो वाला गीत, वो वाला चित्र, वो वाली कविता, वो बहुत टच करती हैं। पर कुछ लोग उसको बहुत परेशान भी होते हैं, कहते हैं ये क्या पेंट किया है। उनको नैरेटिव, इलस्ट्रेटिव नैरेटिव सुनने की आदत पड़ी हुई है, बिल्कुल, है ना। अब वो जो इस तरीके का आर्टिस्ट है वो भी एक कमाल की चीज़ें करता है। उसमें बड़ी प्रार्थना है जो स्पॉन्टेनियस नैरेटिव है। अब आ गया तीसरा, साइंटिफिक नैरेटिव। अब साइंटिफिक नैरेटिव क्या है कि आपको अब उसके अंदर भाई सेल्फ को खोजना है पूरे तरह से। आप यू आर सो ओरिजिनल। हिस्ट्री को तुम पीछे कर छोड़ो, तब हिस्ट्री में क्या हुआ तुमको वो भी छोड़ना है। तुमको टेक्निक भी अपने किस्म की डेवलप करनी है, तुमको रंग भी अपने ढंग के करने हैं, तुमको एक रिस्क लेना है बड़ा लंबा चौड़ा, जैसे एक साइंटिस्ट लेता है और वो क्रिएट करता है फिर कुछ एक चीज़। दैट इज साइंटिफिक नैरेटिव। अब है एक रियलिज्म।
इस पे मेरे साथ बहुत सारी बहस हो सकती है लोगों की, और होती है अक्सर। व्हाट इज रियलिज्म? मैं आपसे पूछता हूँ, एक खाली सफ़ेद कैनवस जैसे मेरा वो लगा हुआ है, व्हाट इज दैट? इज इट रियल और एब्स्ट्रैक्ट? रियल। इट्स अ रियल थिंग। इसको हम क्या कहेंगे? ये सफ़ेद कैनवस है, एक पत्थर पड़ा हुआ है सिंपल, ऐसे ही आपने क्वारी से निकाला, जाके रख दिया, थोड़ा सा साफ सुफ किया और रख दिया, आप उसको कुछ नहीं कह रहे। इज इट एब्स्ट्रैक्ट और रियल थिंग? रियल थिंग, रियल। इट्स अ रियल थिंग। अब हमने एक रेड कलर मार दिया पूरे पूरे कैनवस के ऊपर, क्या हम उसको एब्स्ट्रैक्ट कहेंगे? नहीं ना, हम कहेंगे दिस इज अ रेड कैनवस, रियल थिंग। फॉर एग्जाम्पल, मैं शुरू में जब मैं वहाँ था तो चंडीगढ़ कॉलेज में था, तो मैंने बस स्टैंड पे खड़े हुए लोगों को ड्राइंग करना शुरू कर दिया। क्यों किया? उसके 2 रीज़न थे, बायोग्राफिकल रीज़न है। एक तो ये था कि मुझे गुजारे के लिए बस स्टैंड पे जाके बैठना पड़ता था, और मैं वहाँ पर किसी को भी पकड़ के 10 रुपये का पोर्ट्रेट, 5 रुपये का पोर्ट्रेट करता था, और लोग मेरे से करवाते थे। और मैं रात के वक्त में कॉलेज वॉलेज करके शाम के वक्त से लेकर रात को 12 बजे तक मैं बस स्टैंड पे बैठा हुआ एक तो अपनी ड्राइंगों की प्रैक्टिस करता था, मतलब बहुत ज़्यादा। बिलीव मी, मैंने 1 लाख से ऊपर ड्राइंग करी है बस स्टैंड पे खड़े हुए, है ना, 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर। प्रेम सिंह जी हमारे गुरुजी, उन्होंने मुझे इस काम पे लगाया था कि तू बस स्टैंड पे जाके ह्यूमन फिगर की ड्राइंग करा करो, और आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स भी करा करो, बसों की, कारों की, इसकी उसकी। उन्होंने मुझे इस काम पे लगाया था। तो मैंने एक पूरा पेपर का रिम ले लिया था, ख़रीद लिया था A4 का, और एक पेंसिल 6B की। तो उसको मैं 6B की पेंसिल को 4 तरीके से बनाता था उसका सिक्का। एक बहुत फाइन एज, एक उसका मिडल एज, एक बड़ा एज, एक बहुत बड़ा एज। तो 4 एज बनाता था, बिल्कुल डायमंड की तरह कट करता था बैठ के आराम से। उससे मैं 4 टोन्स लेता था ना, कि जैसे किसी का फेस बनाना हो, देखो बड़ा वाला एज लेके ये हमारा चक हो गया, ब्रश है ना। आँख बनानी है, डिटेल करनी है, मूंछ बनानी है, तो पतला वाला एज ले लिया, फिर बीच वाला एज ले लिया, फिर है ना मिडल एज ले लिया, सो लाइक दैट, है ना। तो मैंने लगभग 1 लाख 1.5 लाख ड्राइंगें करी थी उस वक्त। तभी मुझे लगा कि यार ये मेरी सिचुएशन भी ऐसी थी कि मैं बस स्टैंड पे ही था ऑलमोस्ट। मेरे पास ना रहने की जगह थी ना कुछ था। मैं एक फार्म हाउस में रहता था, मैं वहाँ चौकीदारी भी करता था, और साथ में मुझे पैसा मिल जाता था, साथ में अपना काम भी करता था, स्कल्पचर भी करता था, और साथ में 100-200 रुपये भी मिल जाता था मुझे। तो रहने की जगह भी हो गई थी, खाने पीने का भी फ्री हो गया था, क्योंकि वहाँ पर एक और बंदा था जो खाना पीना, जो माली था वहाँ का फार्म हाउस का, वो खाना पीना बनाता था, मुझे एक वक्त का खाना भी मिल जाता था ना। सो ये बड़ा खूबसूरत स्थिति बन गई थी मेरी, तो मज़ा आता था। और रात के वक्त में गीत गाता था, और सुबह के वक्त में मैं, और शाम के वक्त में मैं बस स्टैंड चले जाता, सवेरे सवेरे आर्ट कॉलेज में जाता था। और फिर जो है वो उसके बाद आप आए डेकोरेटेड काउ पे, या बीच में और? नहीं, और है। बस स्टैंड पे क्या हुआ, पहले तो बस स्टैंड पे जो सिंपल स्केचेस करते हुए मेरे अंदर भाव आया कि यार ये कैसे लोग हैं। बस आती है, यहाँ खड़े हुए लोग बहुत उदास, ऐसे एक तरफ जैसे वेटिंग फॉर गोदो, जैसे कोई आने वाला है ना, कोई आने वाला है, कुछ होने वाला है। अचानक हलचल होती है और जो सारे जाने बस में चढ़ जाते। ये खास तरह का नैरेटिव था मेरे मन में आता था, मैं तो फिल्म करनी चाहिए यार इसकी। तो मैंने एक शॉर्ट फिल्म भी करी थी उस वक्त, एक 16mm कैमरा लेके किसी एक दोस्त का। फिर उसके बाद मैंने उनको ड्राइंग करना शुरू किया। बस स्टैंड पे खड़े हुए स्टैटिक पीपल, 100 लोग खड़े हुए हैं कैनवस के ऊपर, 200 लोग खड़े हुए हैं बस स्टैंड पे, बस आ गया है ना। वो ऐसे जैसे दे आर वेटिंग फॉर समवन। उसकी एचिंग्स भी करी, ड्राइंग्स भी करी, पेंटिंग्स भी करी बड़े साइज़ की। देन मैंने कहा नहीं, ये चेहरे में आदमी औरत जो बनाता रहता हूँ, ये आदमी औरत से भी मुक्त होना चाहिए यार मुझे। ये क्या हुआ, यहाँ एक आदमी खड़ा है, यहाँ औरत खड़ी है, यहाँ बच्चा खड़ा है,
चलो बच्चे को तो मैं बच्चा रहने दूंगा क्योंकि वो ना आदमी है ना औरत है, तो जेंडर मुक्त कैसे करूं? मेरा ये झगड़ा चल पड़ा फॉर्म के अंदर कि ये क्या हुआ मैं उनकी चप्पलें बनाऊं, जुतियां बनाऊं, सिर पे पगड़ी बनाऊं, कि उनका मैं मोना बनाऊं, कि सिख बनाऊं, ये वो आदे नो, मुझे एक इंसान चाहिए बस। ना वो औरत चाहिए, ना हिंदू चाहिए, ना सिख चाहिए, ना आदमी चाहिए, ना बुरा चाहिए ना चंगा चाहिए, वो बस एक इंतजार कर रहे हैं। ये बहुत खतरनाक घटना थी जो मेरे साथ हुई है, जो मेरे चित्र में आज भी है। मेरे चित्र ना कपड़ा पहने हुए हैं ना नंगे हैं। अब ऐसा नहीं कि मुझे 2 सर्कल और एक ट्रायंगल से काम लेना पड़ेगा औरत बनानी है, तो मुझे ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है जो कि मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट को पड़ती है, मुझे नहीं पड़ती है। मुझे एक ट्रायंगल और 2 सर्कल से मुक्ति हो चुकी है औरत बनाने के लिए। मुक्ति करी मैंने वहाँ पर, इतनी मेहनत करके मैंने एक आकार को क्रिएट किया जो सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग था। ना वो आदमी था, ना औरत थी, ना बच्चा था, ना वो हिंदू था, ना सिख था, ना ईसाई था, ना कुछ था, कुछ नहीं था वो। ठीक है, ये मेरा अचीव हो गया बड़ा खूबसूरत तरीके से। फिर एक स्कल्पचर्स किए कुछ, एक मैंने हेड्स किए जो ना हिंदू थे, ना मुसलमान थे, ना औरत थे, ना आदमी थे। बहुत खूबसूरत स्कल्पचर तैयार हुए पेपर मेशी के। वो मेरी मदर की जो टेक्निक थी, मैं टेक्निक सब जगह से ले लेता था, अभी भी ले लेता हूँ। जैसे अभी कंप्यूटर का युग हुआ है तो मैं फोटोशॉप पे काम करता हूँ, बड़े प्रिंट भी प्लॉटर्स पे ले लेता हूँ, सम टाइम उनके ऊपर भी काम करता हूँ, मैं उनके ऊपर वॉक भी करता हूँ। उसके बाद फिर क्या हुआ कि अचानक एक शो था कोई, तो वो बोले कि आप एक पेंटिंग हमें चाहिए, ये बस स्टैंड नहीं चाहिए, ये बहुत हो गया। तो मैंने बच्चों को हॉप स्कॉच खेलते देखता था, स्टापू खेलते हुए देखता था। उसमें ऐसे खाने लगा दिए जाते थे, एक रेक्टेंगल खींच के, घर खेत नदी पहाड़ समुंदर आसे पासे रब, वो कहते हैं, कहने का एक नैरेटिव है। मैंने कहा वाओ, आई शुड पेंट लैंडस्केप लाइक दिस। मैंने एक लैंडस्केप पेंट किया बड़े साइज का, घर खेत नदी पहाड़ समुंदर आसे पासे रब, सुबह दिन से लेकर रात तक का, और उसके अंदर घर खेत नदी पहाड़ समुंदर बना के, यही एलिमेंट है ना जी। वो कमाल का लैंडस्केप बन गया यार। ये तो मतलब हद है। ये जो हम नॉर्मल लैंडस्केप बनाते हैं कि सामने खड़ा करके ये सामने बनाते हैं, जो सारे, ये तो फोटोग्राफिक है। ये एक नया मेटाफर बन गया, एक 2 डिमेंशनल लैंडस्केप सारी धरती का बन गया, जिसके अंदर सारा यूनिवर्स आ गया। उसके ऊपर खेल रहा एक बच्चा जो डांस करता हुआ कूदता हुआ एक से दूसरे तीसरे, फिर जगह जगह जन्म लेता है वो, कभी मछली के रूप में, कभी पंछी के रूप में, तो कभी पेड़ के रूप में, खेतों में, कभी गेहूं के रूप में, तो कभी कहीं, तो कहीं। वो कमाल हो गया। वो जो ठिकरी फेंकता था वो कभी चांद बन जाती है, तो कभी सूर्य, तो कभी मृत्यु हो जाती है, तो फिर वापस आता है। और ये हॉपस्कॉच का गेम ऐसा है कि जो जैसे जीवन लगातार चलता है, उसमें बार बार मृत्यु होती है, बार बार जन्म होता है, फिर वो बार बार मृत्यु होकर बार बार जन्म होता है। मैंने कहा वाओ, दिस इज मी, हियर आई एम। ठीक है, वो मुझे मेटाफोर मिल गया, बहुत काम किया, बहुत मजा आया। फिर उसी को मैंने चारों तरफ फैला दिया, बिल्कुल थांका पेंटिंग का जैसे मंडला होता है वैसा बन गया। उसी लैंडस्केप को ऐसे फैला दिया, वो 24 घंटे का एक बन गया पूरा का पूरा लैंडस्केप। उसमें सारे किस्म के कलर आ गए, सब कुछ आ गया, साइजेस भी बड़े, और बड़ा मजा आया। बीच में मैं बैठा हूँ ना, बहुत कमाल हो गया, बड़ा आनंद आया। साइंटिफिक एक बात हो गई। तो फिर मैंने सोचा यार ये मौंदरिया क्या करता था,
मौंदरियाँ के ऊपर मेरी खोज शुरू हुई, तो मैंने कहा यार मौंदरियाँ जो था वो एक पेड़ देखा था उसने सेब का, और बर्फ़ के पहाड़ के अंदर उस सफ़ेद के अंदर काले रंग का पेड़ खड़ा हुआ है और उसके अंदर लाल रंग का सेब लगा हुआ है, 1 या 2 या 3 पत्ते झड़ चुके हैं। उससे डेवलप करते करते उसने एक गोल्डन ग्रिड बनाया था। अरे यार हम हिंदुस्तानी उल्टा चलते हैं, हमारे पास ग्रिड ऑलरेडी है, गोल्डन ग्रिड हमारे पास ऑलरेडी है, हमने उसके अंदर फिर से दोबारा से वो भर दिया जो मिसिंग हो गया था, बस इतना सा। ये एक साइंटिफिक रिसर्च वर्क था एक तरीके से जो मैंने किया और बहुत मकबूल हुआ इधर हिंदुस्तान में। और यहाँ ये हालत हुई कि पहले दिन पहला शो मेरा पूरा का पूरा 25 वर्क का सोल्ड आउट, उसके बाद जो घर में पड़ा था और वो भी सोल्ड आउट, 100 के करीब वर्क थे। उससे मैंने पहला हाउस खरीदा अपना दिल्ली के अंदर। नेचुरल पिगमेंट कब नेचुरल पिगमेंट तो शुरू से ही कर रहा हूँ। अच्छा, वो शुरू से ही है, पर बीच में आई डोंट से नो टू एनीथिंग, मतलब दूसरे पिगमेंट भी कर लेते हैं ना, रंग तो रंग है, परंतु मेरा एक मज़ा जो है ज़्यादा, जो मेरा एक आनंद है वो नेचुरल पिगमेंट से ज़्यादा है। सो देन वी उसके बाद बहुत से सब्जेक्ट मैंने इसी तरीके से किए हैं, जैसे काओ के ऊपर काम किया मैं, फिर 5-5, 6-6 साल इकट्ठा काम करता हूँ। 10 साल गंगा पे किया है, तो हॉपस्कॉच किया, काओ किया, देन क्लाइडोस्कोप किया, बॉल ऑफ रैग्स किया, देन ये गंगा लास्ट था मेरा। अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं अभी कुछ एक करैक्टर्स करना चाहता हूँ जिनको मैं जानता हूँ और उनकी मैंने कथाएं भी लिखी हैं। लगभग 225 कहानियाँ लिखी हैं पिछले दिनों में। राइटर, पेंटर, पोएट, सिंगर, और फिर आप शायद कथा वाचन भी अब करने लगे हैं, कथा सुनाते हैं, स्टोरी टेलर एक तरह से। तो ये अलग अलग रोल्स कैसे एक साथ होते हैं? या मैं अक्सर ये बात कहता हूँ जब मेरे से कोई ये पूछता है, तो मैं कहता हूँ कि जब मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, मेरे पास बहुत कुछ कहने का, तो मैं कथा लिखता हूँ और कथा बोलता हूँ। जब मैं बहुत प्रेम में, एक्सटेसी में होता हूँ, तो मैं कविता लिखता हूँ, गीत गाता हूँ। और जब और भी ऊपर की स्टेज होती है तो फिर मैं बहुत शांत होकर बैठ जाता हूँ, जैसे मैं एक छोटे बच्चे की तरह देखता रहता हूँ, और फिर शायद कुछ भी नहीं देखता, शायद छूने की अवस्था है। तो ये सारा है, और उस सबको एक्सप्रेस करने के लिए एक फियरलेसनेस की ज़रूरत है, निर्भय स्टेट की ज़रूरत है। हम अक्सर इंसान भय की स्टेट में रहते हैं सदा, कुछ भी करने से पहले हमारा एक भय होता है। मुझे कोई भय नहीं है किसी किस्म का, मैं टोटली निर्भय हूँ। मैं अपने इवन जीवन यापन से भी पूरी तरह से निर्भय हूँ। मुझे किसी चीज़ का भय नहीं आता। हाँ, मुझे सिर्फ एक चीज़ का भय आता है कि दूसरा कहीं दुखी ना हो जाए मेरे से, बस। और मेरे एक्ट से किसी को खुशी मिले तो फिर तो किस बात का भय जी। मैं कोई दुख की कथा तो कहने वाला ही नहीं, क्योंकि मेरे पास दुख नाम की चीज़ नहीं है कोई। मुझे ऐसा लगता है इस संसार में सुख ही सुख है, संसार में शायद बहुत खूबसूरत है सब कुछ, और मुझे दुख जैसी चीज़ कोई समझ आती नहीं है। क्योंकि मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि जो लोग सच में, जिन्होंने दुख नहीं देखा है ना, उन्हीं को दुख में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। और जिन्होंने सच में दुख देखे होते हैं ना, जिन्होंने सच में मृत्यु देखी होती है, जिन्होंने सच में तकलीफ़ें देखी होती हैं, उनके लिए ये सब चीज़ें गौण हो जाती हैं। फिर जो तुम्हारे पास नहीं है उसको खोजने की कोशिश करता है सच्चा आदमी। मैं अपने आप को सच्चा आदमी नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि एक इंसान जिसके पास जिस चीज़ की अभाव है वो चीज़ की प्राप्ति करने की कोशिश करता है।
और एक कलाकार जो है वो क्यों ना फिर उस चीज़ की खोज करे अपने चित्र द्वारा, जिससे उसको भी खुशी मिले, दूसरे को भी खुशी मिले। जी। तो मैं दुख काय का उसमें बात करूं? बहुत सारे जो अबीर के जो लोग हैं, बहुत सारे जो उस समय नौजवान कलाकार जुड़े हुए होते हैं हम लोगों के साथ, तो आपके पास इतना लंबा सफ़र रहा है और इतनी दृष्टि है, तो उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे उनको? या देखिए, बताने को असल में ये एक ऐसी चीज़ है, मैं बताऊं आपको, इस संसार में एक ही ऐसी चीज़ है जो बहुत दी जाती है और बहुत कम ली जाती है, दैट इज़ राय। जी। सो इसलिए इसका कोई फ़ायदा नहीं, सबका अपना अपना रास्ता है। सिर्फ एक बात कहूँगा कि ये संसार बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। एक कथा से कथा सुनाता हूँ, बहुत खूबसूरत कथा है, मेरे बहुत फेवरेट कथा है मेरी को। एक आदमी चलता चलता पहुँच गया स्वर्ग में। बड़ी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत खूबसूरत था नज़ारा, बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़, उनकी छैया, रोशनी भी बहुत खूबसूरत थी, पहाड़ भी बड़े सुंदर थे, नदियाँ बह रही थी, झरने बह रहे थे, संगीत था अपना एक कुदरत का। वो बोला, अरे ये तो बहुत खूबसूरत है, यहाँ सो जाएं थोड़ा समय के लिए। पर सोने से पहले अगर कुछ खाने को मिल जाता ना तो बहुत मज़ा आता। तो अचानक उसके सामने बहुत सारा खाना लग गया, जहाँ वो बैठा था घास पे। खाना खा लिया बड़े प्यार से, छाया में ठंडी ठंडी शायद, कहता है अरे यार, यहाँ पर एक ओढ़ने को कुछ होता है ना और नीचे बिछाने को कुछ होता है तो आनंद आ जाता है। तो बिस्तर लग गया, फिर सो गया। सोते सोते सोचता है, अरे मैंने सोचा था खाना आ जाए तो खाना आ गया, मुझे भूख लगी थी तो खाना मिल गया, पीने को झरना बह रहा था उससे पानी पी लिया, अब नींद आ रही तो मैंने सोचा बिछौना मिल जाए तो यहाँ बिस्तर लग गया। ये कहीं कुछ भूत प्रेत तो नहीं है? तो भूत प्रेत आ गया, उसे इर्द गिर्द हो करके नाचने लगा। तो अरे ये तो भूत प्रेत आ गया, सच में ये कहीं मुझे खा तो नहीं जाएंगे? और उसको उन्होंने खा लिया। सो ऐसा है ये जीवन हमारा। आप जो सोचोगे आपको मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। इसलिए सोच समझ के मांगना, सोच समझ के दुख की तरफ जाना, क्योंकि जितना दुख की तरफ जाओगे उतना तुम्हें दुख प्राप्त होगा, सच में होगा। एक और बहुत खूबसूरत कथा है। बचपन में मुझे लोग सुनते थे कथाएं मेरे से, कहते आज की कोई कथा सुनाओ। तो मैंने उनको ऐसे ही एक कैरेक्टर बताना शुरू कर दिया जिसका नाम था 9 गजा। मैंने कहा मैं 9 गजा को मिला। मैं स्कूल तो जाता नहीं था, स्कूल से बाहर जंगल की तरफ निकल जाता था। बहुत बड़ा जंगल था, 400-500 किलोमीटर का एरिया सारा, और हमारा गांव बीच में था छोटा सा। तो मैंने सारा दिन ऐसे घूमता रहता था जंगल में, एक बड़ के पेड़ पे चला जाता था। तो मैंने लोगों को कहानी सुनानी शुरू कर दी कि बड़ के पेड़ के पास जाता हूँ, वहाँ 9 गजा मिलता है मुझे। 9 गजा एक ऐसी मिथिकल कैरेक्टर है हमारे विलेजेस में जी। और लोग बहुत डरते हैं कि हाँ 9 गजा, अरे यार, उसकी बड़ी सारी कहानियाँ बिल्ड कर रखी हैं। 2-3 लोगों ने कहानियाँ बिल्ड कर रखी हैं, ज़्यादा नहीं है। पर मैंने 30 कहानियाँ सुनाई टाइम टू टाइम, कि मैं आज मिला, उसने मुझे ये कहा, मुझे उसने ये कहा, मुझे उसने ये बताया। उसने मुझे ऐसी ऐसी कहानियाँ बताई, मतलब पूछिए मत, कि मैं आकर शाम को बताता था। और एक दिन मैं जा रहा था दोपहर के वक्त में, तो दूर से देखा एक उसी पेड़ के पास कोई सफ़ेद कपड़े पहने कोई एक लंबा सा आदमी खड़ा हुआ था। तो मैं डर गया, मैं कहा अरे भैया ये तो वही 9 गजा है। जबकि हमारे गांव में बहुत लंबे लंबे आदमी होते थे, 7 फुट के तो आम थे ना हमारे एरिया में। मैंने सोचा ये उसकी शेडो बड़ी लंबी बन रही थी।
मैंने सोचा ये तो 9 गज है। मैं वहीं से वापस आ गया। वापस आया तो एक सूफी फ़कीर रहता था एक कब्र पे, एक कोई मज़ार थी उसकी, तो उसमें भागा गया, उसके पास मैं अक्सर चला जाता था। मैंने कहा बाबा मैंने आज सच में 9 गजा देख लिया। वो हंसने लगा, कहता तू हर रोज़ कहानियाँ सुनाता है ना वहाँ पर, साले तुमको मिल गया वो है, और जो चाहोगे वो मिल जाता होता है, और फिर तू डर क्यों गया, फिर जाता ना उसके पास, फिर डर भी गया। मैंने कहा हाँ ये बात तो ठीक है। मैं एकदम से भागा फिर से गया, वहाँ कोई नहीं था। उस दिन से मुझे समझ में आया कि मांगना, ध्यान से मांगना, मिल जाएगा, फिर संभालना पड़ेगा, है ना। फिर इतना संभालना पड़ेगा कि आपको पता नहीं क्या क्या हुआ आपके साथ। फिर यहाँ कपड़े फाड़ने को बैठी दुनिया, ठीक है ना। मिल तो जाएगा जो भी मांगना है। सो मुझे जो मांगा मैंने मिल गया है, उससे ज़्यादा मैं मांगता नहीं। हमारे गुरु अर्जन देव जी की एक बहुत सुंदर एक उनकी हेम है, उनके गुरबानी में से वो गाते होते थे, चांदना चांदन आंगन, आंगन चांदना, आंगन चांदना, कि यहाँ बहुत चांदना है, खूबसूरत चांदना है, और तुम्हारा अपना आंगन चांदना से भरा हुआ है, चांदनी से, और तुम्हारा आंगन चांदनी है खुद ही स्वयं। मांगना मांगने का, कि ऐसा मांगना जो मांगने योग्य क्या है, सबका सुख मांगना, मांगना मांगने का, सबका सुख मांगना। सो ऐसी बहुत बढ़िया जी। और इस समय का जो पूरा कंटेम्प्रेरी जो हिंदुस्तान में जो जी आर्ट का सीन है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, आई एम नॉट क्रिटिकल। मैंने आपको पहले ही बता दिया है सारा कुछ, कि जब खोदा पहाड़ तो निकलता चुका है, बीच में से कंटेंट कुछ नहीं निकलता है। कंटेंट वही है। कंटेंट जब घिसा पिटा निकले तो कौन सा कंटेम्प्रेरी और कौन सा तो न्यू, कौन सा मॉडर्न। कंटेंट तो नया दो ना मुझे कोई भाई, बात तो करो ना खूबसूरत। फॉर्म आपकी कुछ भी हो सकती है, आप रियलिस्टिक करो जी, फोटो रियलिस्टिक करो, कोई बात नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं उसमें, मुझे कोई तकलीफ नहीं। आप मिनिएचर जैसा काम करो, मुझे कोई तकलीफ नहीं। किसी भी टेक्निक में काम करो, आप फोटो रियलिज्म करो, आप कंप्यूटर पे बैठ के कंपोजिशंस करो, फोटोशॉप पे बैठ के काम करो, देयर इज नो प्रॉब्लम। जिसको तुम कहते न्यू मीडिया है, ही इज ओल्डी, नो नो नो। वो जो ओल्डी जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, उसकी टेक्निक ओल्डी हो सकती है, अगर उसकी कंटेंट तुम्हारे से बेहतर है तो तुम कौन से कॉन्टेम्प्रेरी। तो नया ख्याल कहीं कहीं नहीं दिखाई देता। नया ख्याल दिखे तो मैं उसको कहूँगा कॉन्टेम्प्रेरी, है ना, मैं उसको कहूँगा कॉन्टेम्प्रेरी। एंड सॉरी टू से, नॉट इवन इन इंडिया, नॉट इवन यूरोप, वेस्ट, मैं सारा संसार में जाता हूँ एग्जीबिशंस देखने के लिए। हाँ, मटेरियल्स को अलग तरीके से यूज़ करना एक डिफरेंट स्टोरी है, वो इंटीरियर डेकोरेटर्स हमारे से बेटर करते हैं, ठीक है जी। परंतु आप कंटेंट तो नया दिखा दो हमको भाई। मैं तो कंटेंट देखने जाता हूँ, मिलता नहीं है, फिर वापस आ जाते हैं खाली हाथ। उसमें कुछ सेक्सुअल चीज़ें, कुछ सेंशुअल चीज़ें मिलती हैं, कोई सेक्सुअल, कोई सेंशुअल, कोई अननेसेसरी का दुख है, कहीं पर कोई व्यंग है अननेसेसरी, उसका भी कोई मीनिंग तो बने। उससे अच्छे तो हमारे कार्टूनिस्ट हैं, कम से कम एक बेस्ट कंटेंट तो करते हैं हमारे। ये हर जगह हो गया है ऐसा, सॉरी टू से, इवन इन म्यूज़िक। अच्छा, म्यूज़िक में कुछ एक बच्चे बहुत कमाल काम करते हैं, क्योंकि उनके पास एक अलग तरह का चैलेंज है म्यूज़िक में, कंटेम्प्रेरी म्यूज़िक में नया ख्याल है, नई धुन है,
नया म्यूज़िक बनाने का तरीका है, नया इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करने का तरीका है। कुछ एक कवि ऐसे मिल जाते हैं, ओहो हो, उनको पढ़ने का मन करता है। एक एक शब्द जब उसका हमारे सामने हमारे मुख से निकलता है तो लगता है अरे यार ये क्या बिल्ड कर रहा है बंदा। जैसे मैं अगर कह सकता हूँ, उस दिन मैं आपकी कविताएं पढ़ रहा था। मैं आपकी कोई बहुत आप सामने बैठे तारीफ नहीं करना चाहता, परंतु मेरे से पढ़ी गई पूरी पूरी पोएम। नहीं तो आज की डेट में हालत यह है कि आप पोएम शुरू करते हो, 2 लाइनों के बाद तीसरी पढ़ने का मन नहीं करता कि ये क्या लिख रहा है यार बंदा, छोड़ो ना। ये या तो शब्दों के जाल में उलझा रहा है, ये आगे कुछ नहीं लेके जा रहा, आपको इवॉल्व नहीं कर रहा है, ना खुद इवॉल्व हो रहा है। ऐसे ही हमारे चित्र हैं, न खुद इवॉल्व हो रहे होते हैं, न दूसरे को इवॉल्व करते हैं। हाँ, मार्केटिंग इज़ अ डिफरेंट स्टोरी कम्प्लीटली, इट्स अ डिफरेंट वर्ड। तो कला में एक और चीज़ ये है कि आप कला की जो जो, जो इंस्पिरेशन है, या वो कला के बाहर से लाते हैं या कला के अंदर से ही वो हो रहा होता है? कला के अंदर से ही जो कुछ होता है समझ लीजिए वो फेक होने वाला है, 100%। ठीक है ना। जो कला के बाहर से जो आ रहा है वो भी बाहर से नहीं, तुम्हारे अंदर से क्या आता है उसका एक कंटेंट। बाहर से तुम रिलेट कर रहे हो चीज़ों को, ठीक, ओके, तुम एक रिलेट कर रहे हो, परंतु तुम्हारे अंदर तुम्हारा कंपैरिजन, तुम्हारा एक कंटेंट, तुम्हारा एक, जैसे अभी एक शब्द इस्तेमाल कर रहे थे बहुत अच्छा आप पहले, कि वो जो अपने अंदर से उसका एक मेटाफोर, एक इमेज तुम्हारे अंदर बुनती होकर निकल रहा है ना, वो तुम्हारी बात है, वो तुम हो, है ना। अदरवाइज ठीक है, कला से बाहर से भी कोई बहुत कुछ होने वाला नहीं है। कला में से कला तो बिल्कुल नहीं कुछ होने। कहो जी पिकासो ये कर गया, फलां ये कर गया, तिमक ये कर गया, तो हमको तो उसकी कंटिन्यूटी में उससे आगे जाना है। तो ये कौन सा स्पर्धा है, ये वाली कौन सी है ना, कि हमको तो जी पहले ये हो चुका, हमने ये वाली टेक्निक में काम नहीं करना है, ये क्या बात है। फिर आप चंडीगढ़ में पढ़े, कॉलेज ऑफ आर्ट्स में, फिर बाकी जगह भी, जैसे आप मोनेस्ट्री में भी आपने आर्ट सीखी। जी। तो इस समय के जो आर्ट स्कूल्स हैं उसके बारे में आप क्या कहते हैं? उसमें मेरा एक बात है, मैं आपको बता दूँ, इस वक्त बिल्डिंग्स बहुत अच्छी हैं, सब कुछ ठीक है, जिसमें अपनी हिम्मत है वो पढ़ ले, जो अपनी हिम्मत है आर्टिस्ट बन जाए। आर्ट कॉलेजेस का ये रोल हो गया है। सिर्फ आर्टिस्ट आपको एज ए ह्यूमन डेवलप नहीं करता है। जो आर्ट कॉलेज है ये आपको एज ए ह्यूमन डेवलप नहीं करता है, जबकि आपकी जो विज़न है, जो आपकी एक इंटेलिजेंस है, उसको डेवलप करने की सख्त ज़रूरत है। इससे अच्छे तो हमारे पुरातन स्कूल हैं। जैसे मैं टिबेटन स्कूल की बात करूं, 3 साल मुझे मेरे गुरु ने सिर्फ मेरे से रंग घुटवाए, रंग बनाने सिखाए, वेजिटेबल्स बनानी सिखाई, मिनरल पिगमेंट्स बनाने सिखाए, गोल्ड इंस्टॉल करना सिखाया, साथ में मेडिटेशंस करवाई। इतनी सख्त मेडिटेशन के हठ योग, इतने ज़बरदस्त हठ योग, और फिर संसार को देखना। उसकी हर रोज़ एक फ़िलासफ़ी की बात होती थी, हर रोज़ एक नई से नई टॉक होती थी। स्क्रिप्चर्स पढ़ाई दुनिया भर की, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स पढ़ाई, शाइवाइट स्क्रिप्चर्स पढ़ाई, सारा कुछ किया। एक भाषा के ऊपर हमारा जो कंट्रोल होना चाहिए उसकी बात बताई। फिर उसके बाद बायोनिक्स सिखाई, द बायोलॉजिकल फिजिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, द बायोलॉजिकल फिजिक्स ऑफ ए ट्री, द बायोलॉजिकल फिजिक्स ऑफ ए ब्लेड ऑफ ए ग्रास। उसके मंडलास ड्रॉ करना बताया, उसका आर्किटेक्चर बताया हमको करना। फिर बोले अब तू पेंटिंग कर ले। तो हैरानी की बात आपको बताऊं, 3 साल बाद जब मैंने उसको टच किया पहली बार कैनवस को, आंखों में आंसू थे मेरे अपने, और गुरु के पाँव पड़ के, लिपट के पाँव में उसका धन्यवाद किया कि वाह गुरु, क्या किया है तुमने मेरे साथ, ये क्या कर दिया है, कि ये कैसा चित्र बन गया। बेशक ये बहुत उतना फिनिश नहीं है, सुंदर नहीं है, परंतु इसका तू भाव तो देख क्या बना है। क्या बात है ना। और मेरा गुरु इतना हंसा जोर जोर से कि वाह सिद्धार्थ, ये हुई बात, डर जी उठो, है ना, जाओ अब जाके संसार देखो। कथा सुनाता हूँ एक छोटी सी।
हे गुरु चित्रकला सिखा दो मुझे। ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण से एक कविता है। हे गुरु चित्रकला सिखा दो मुझे। हाँ सिखा दूंगा, तथास्तु। जाओ पहले मूर्ति कला का ज्ञान करो। हे मूर्ति कला के गुरु सिखा दो मुझे मूर्ति बनाना। हाँ सिखा दूंगा जरूर, जाओ सीख लो नृत्य कला पहले। हे नृत्याचार्य सिखा दो नृत्य का ज्ञान, दो ज्ञान मुझे नृत्य का। हाँ हाँ सिखा दूंगा अवश्य, जाओ पहले संगीत का ज्ञान कर लो, सुर ताल जान लो। हे संगीताचार्य सिखा दो संगीत, दो ज्ञान सुर ताल का। अच्छा तथास्तु, जाओ जाके पहले सुनना सीखो। जाओ उस जंगल में जाओ, बैठो झरने के पास, बहती नदियाँ कल कल बहते झरने। जाओ जाओ सुनो उनको पहले, जाओ गिरते पत्तों को सुनो, जाओ बहती हवा को सुनो, जाओ सुनो कीट पतंगा, जाओ सुनो जानवरों को, जाओ सुनो इस आकाश को, ब्रह्मांड को। सुनना सीखो फिर आना मेरे पास। तो ये एक हॉलिस्टिक लेवल पे अंडरस्टैंडिंग है। एंड वेरी सॉरी टू से हमारे आर्ट कॉलेज हॉलिस्टिक लेवल पे आपको कुछ नहीं सिखा रहे हो, ना सुनना ना देखना, ना टेक्निकली प्रॉपरली। आप में हिम्मत है तो आर्टिस्ट हो जाओ, और जिनमें हिम्मत होती है, जिन्होंने आर्टिस्ट होना होता हो जाते हैं। तो वो बिकॉज ऑफ द स्कूल हो रहे हैं, इंस्पायर्ड ऑफ द स्कूल हो रहे हैं? बिना स्कूल फॉर एवर ऑलवेज। अभी अब अगला, वो सिर्फ एक माहौल देता है स्कूल, ठीक है, और हर कोई आर्टिस्ट समझने लगता है अपने आप को, परंतु होता नहीं है। जैसे मैंने शुरू में कहा, मैं कह सकता हूँ कि मैं आर्टिस्ट हूँ, आई एम ए पेंटर, मैं कह सकता हूँ। अब जो काम आने वाला है वो क्या है अभी आपका? आने वाला मैं कुछ करैक्टर्स करने जा रहा हूँ जो बहुत प्रिय हैं मुझे। मैं कुछ मिला हूँ किताबों को, मिला हूँ कुछ एक पेड़ों को, जानवरों को, पक्षियों को, घास की एक तिड़ को, बहती नदियाँ को, सुंदर औरतों को, आदमियों को, कुछ कथाओं को, कुछ आसमानों को, कुछ ब्रह्मांड को। उनकी बहुत खूबसूरत कथाएं हैं मेरे पास, मैं वो सब लिख देना चाहता हूँ और पेंट करना चाहता हूँ। बड़े धन्यवाद।